देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे मुद्रास्फीति के नियंत्रण का उपाय ना, मेजर टू चेक इन्फ्लेशन। और दूसरा जो है फिलिप्स वर्ग वक्र ना, फिलिप्स कर्व या फिलिप्स वक्र का पढ़ा जाएगा ना। अब मुद्रास्फीति नियंत्रण का उपाय क्या है ना। मुद्रास्फीति तो हम लोग पढ़ दिए, मुद्रास्फीति का जो माप किया जाता है उसके बारे में भी पढ़ लिए। अब मुद्रास्फीति को नियंत्रित कैसे करेंगे वो हम लोग पढ़ रहे हैं ना। इसमें से 3 ठो उपाय होता है मुद्रास्फीति का नियंत्रण के लिए। एक है मांग पक्ष उपाय, या इसको कहा जाता है डिमांड साइड मेजर। ठीक है, मांग पक्ष उपाय के अंतर्गत जो है 2 काम किया जाता है। एक तो है सरकार द्वारा अपील किया जाता है लोगों से, है ना, कि जिस चीज का दाम भाग रहा है उसका कम से कम, हाँ, कम से कम उसका उपभोग करें। ठीक है ना, तो उपभोग कम होने लगेगा, डिमांड कम होगा तो मुद्रास्फीति कम होगा। लेकिन देखा गया है कि पूरा वर्ल्ड में इसका कोई असर नहीं पड़ता है। जो सरकार का अपील होता है उसका कोई असर नहीं पड़ता है ना। जो जरूरत का चीज है आदमी खरीदता ही है ना। दूसरा जो है सरकार जो है, माने जो मुद्रास्फीति बढ़ता है तो उसमें सरकार, माने यही अर्थशास्त्र में थॉट चलता है कि मुद्रास्फीति बढ़ने का कारण जो है वो आदमी के पास, जो पब्लिक है उसके पास क्रय शक्ति बढ़ गया है, या मुद्रा का प्रवाह जो है, फ्लो मुद्रा का, वो अर्थव्यवस्था में बेसी हो गया है। उसके लिए किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है मुद्रास्फीति को कम करने के लिए। इसमें क्या होता है, बैंक दर जो है उसको बढ़ा देता है ना। मुद्रास्फीति में बैंक दर को क्यों बढ़ाता है ये भी समझ जाओ। बैंक दर को बढ़ाने से ये होता है कि आदमी के पास जो अतिरिक्त पैसा है वो ले जाके बैंक में जमा करने लगता है। एक तो पहला कारण ये है, ठीक है ना। आदमी के पास जो पैसा, अतिरिक्त पैसा, उसको जमा करेगा। आदमी के पास पैसा रहेगा तो खर्चा करता ही है, नेचर, ठीक है ना। और दूसरा जो है, अगर किसी को लोन लेना है, लोन लेने के लिए वो क्या करता है, उसका EMI, जब बैंक रेट बढ़ गया तो नेचुरल है कि जो ब्याज है वो भी बढ़ेगा। जब ब्याज बढ़ेगा तो EMI भी बढ़ेगा। तो जो आदमी को लेना अभी होगा लोन, वो लोन नहीं लेगा। नतीजा हुआ बैंक का भी पैसा उतना मार्केट में नहीं आएगा, और जो पब्लिक का पैसा है वो भी मार्केट से गायब होने लगेगा, बैंक में जमा होने लगेगा। यहाँ माने जो अर्थव्यवस्था में है मुद्रा जो है सीधे बैंक में जाने लगता है। लेकिन ये जो उपाय है मॉनेटरी पॉलिसी, ये दीर्घकालीन वस्तु जो है उसके लिए ठीक रहता है ना। जो डेली का उपयोग का चीज है, जैसे मान लो खाद्यान्न का अगर दाम भाग रहा है तो ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करने से खाद्यान्न का दाम जो बढ़ रहा है वो कम नहीं होने लगेगा, या पैसा किसी का कम हो जाएगा माने मार्केट से, तो इसका मतलब उसका दाम नहीं गिरेगा, उसका अन्य कारण होता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी का फायदा वहां होगा जहां पर, है ना, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला चीज है। जैसे मान लो फ्लैट है, फ्लैट का अगर बिक्री है, फ्लैट भी सम्मिलित रहता है, जो बास्केट होता है ना, तो उसमें फ्लैट भी सम्मिलित होता है। जो मूल्य सूचकांक हम लोग जो नापते हैं, 2 तरह से पढ़ाया है ना, तुम्हारा जाकर थोक मूल्य सूचकांक और खुदरा मूल्य सूचकांक। तो अगर फ्लैट है, भवन निर्माण है, उसका अगर मूल्य बढ़ रहा है तो जा करके रॉड का मूल्य बढ़ रहा है, सीमेंट का मूल्य बढ़ रहा है, तो उसके लिए कम करने के लिए क्या होता है, सरकार अगर उसमें बैंक रेट को बढ़ा देगी, बैंक रेट बढ़ा देगी तो जो आदमी को लोन लेकर के फ्लैट खरीदना है वो लोन लेकर के फ्लैट नहीं खरीदेगा, कुछ दिन पोस्टपोन कर देगा, क्योंकि उसका EMI जो है बढ़ा हुआ कीमत पर बंधाएगा, क्योंकि रेट बढ़ाता है। तो वहां पर डिमांड, आदमी के पास पैसा नहीं आएगा तो वहां पर जो है वो डिमांड कम होगा, माने फ्लैट का बिक्री कम होगा तो वहां पर जो है वहां का जो दाम बढ़ रहा है वो कम होना प्रारंभ होगा, है ना। मांग के अनुसार ही दाम बढ़ता है, तो उस सब जगह पर जो है वहां पर थोड़ा जाकर के उसका असर होता है मॉनेटरी पॉलिसी में, दैनिक उपभोग वाला में नहीं होता। अब दूसरा है आपूर्ति पक्ष उपाय या सप्लाई साइड मेजर। आपूर्ति पक्ष उपाय के अंतर्गत 2 चीज की करता है सरकार। एक तो उत्पादन को बढ़ाएगा, ठीक है ना, सप्लाई उत्पादन बढ़ाएगा,
उत्पादन का वृद्धि होगा, नतीजा होगा कि मांग जो है ना, मांग से अधिक आपूर्ति होने लगेगा तो रेट नीचे आ जाएगा, मुद्रास्फीति कम होगा। और दूसरा है आयात करता है ना, इंपोर्ट करता है। तुम्हारे यहाँ अगर प्याज शॉर्ट हो गया तो तुम अफगानिस्तान से आयात कर रहे हो, लेकिन ये भी जो है वो तात्कालिक नहीं है, उत्पादन भी तुरंत नहीं बढ़ा सकते हो। आयात भी अगर करोगे तुम तो तुम्हारा जो पहले का यहाँ दाम था उस दाम पर नहीं मिलेगा। इंपोर्ट करके जब आता है कोई वस्तु तो अफगानिस्तान से यहाँ आ रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगेगा ना, तो भी थोड़ा मोड़ा बढ़ा ही रहता है ना। अब देखो तीसरा जो है लागत पर छुपा है। लागत पक्ष है कॉस्ट साइड मेजर। इसमें क्या होता है, ऐसा समझा जाता है कि जो प्रोडक्शन करने का जो भी ये आइटम है ना, उसका दाम बढ़ने के चलते उत्पादन कॉस्ट बढ़ जाता है, इसलिए जो है वस्तु का दाम बढ़ जाता है। तो वैसा स्थिति में क्या करता है सरकार, एक तो अप्रत्यक्ष करों को कम करता है ना, इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसको कम करेगा, और दूसरा जो है सरकार बेहतर उत्पादन तकनीकी का प्रयोग करता है ना। इसमें से जो है तुम्हारा जा करके अप्रत्यक्ष करों को कम करके, अप्रत्यक्ष कर को जो इनडायरेक्ट टैक्स तुम तत्काल रूप में है उसका दाम को कम कर सकते हैं। सरकार 10% टैक्स ले रहा था 5% लेने लगेगा, तो टैक्स का जो पैसा है वो तो कम होगा, नेचुरल है कि उसका दाम कुछ कम होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में सरकार को इससे घाटा होता है, कारण कि सरकार का इनकम जो है जब कम होगा तो इसका इफेक्ट जो है अन्य जो उसका परियोजना है उस पर पड़ने लगता है ना, उसका नुकसान भी है। एक दूसरा चीज है बेहतर उत्पादन तकनीकी द्वारा, बेहतर उत्पादन तकनीकी का द्वारा के जो है ना, उसमें है मान लो कि तुम पहले अगर कोड़वाता था, तालाब बनवा रहे हो मिट्टी से कोड़वा रहे हो, मजदूर से कोड़वा रहे हो, जेसीबी से कोड़वाने लगा है ना, कम समय भी लगा, कम कॉस्ट भी लगा, ठीक है ना। या अन्य भी है, जैसे हम लोग का प्रोडक्शन होता था, धान का खेत है, धान का खेत जो है उसमें अगर अधिक पौधा उत्पादन, अलग अलग वेराइटी का किस्म जो है बीज का, उसके आधार पर उत्पादन बढ़ाया गया ना, खेत उतने हैं, परिश्रम उतने है ना, उत्पादन बढ़ा लिया। तो टेक्नोलॉजी पहले जिसे है धान काटा जाता था तो हाथ से काटा जाता है, हार्वेस्टर से काटता है तो जल्दी भी कटाता है, कॉस्ट भी कम लगता है ना। तो उस तरह का तकनीकी के प्रयोग के द्वारा उसका जो, लेकिन तकनीकी वाला ही प्रयोग जो है वो जो है वो तुरंत नहीं होगा। ये अप्रत्यक्ष कर तो तुरंत तुमका डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को सरकार कम किया, उसका दाम घट गया, ठीक है ना। लेकिन सरकार के लिए लॉन्ग टर्म के लिए नुकसानदायक है। ये जो है बेहतर उत्पादन तकनीकी, तुरंत तकनीकी में तुम चेंज नहीं कर सकते हो, उसके लिए भी है ना मशीन जो है अलग अलग तरह का वेराइटी इसका प्रोडक्शन करने पर लॉन्ग टाइम वाला। तो ये जो है ये मुद्रास्फीति अगर बढ़ जाता है तो नियंत्रण के लिए दुनिया भर का सरकार जो है उपाय करता है ना। अब देखो ये तो हो गया। अब एक फिलिप्स वक्र है ना, फिलिप्स कर्व, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में कहता है फिलिप्स वक्र जो है, न्यूजीलैंड का एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, ठीक है ना। वो जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है थे भी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर भी थे, ठीक है ना। जब वो एक बुक लिखे, उनका बुक का नाम जो है द रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट, the relation between unemployment and the rate of change of money wage rates, wage मजदूरी ना, money wage rates in the United Kingdom, ये बुक था, है ना। इस बुक में वो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में, ठीक है ना, ट्रेड ऑफ की स्थिति है, इसका व्याख्या किए थे ना। उनका यह व्याख्या या सिद्धांत जो है 60 के दशक में बहुत अधिक पॉपुलर है, ठीक है। मुद्रास्फीति अगर बढ़ेगा, सिद्धांत के अनुसार है, अगर मुद्रास्फीति बढ़ता है तो बेरोजगारी कम होता है, ठीक है ना। मुद्रास्फीति कम होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा। दुनिया भर का जो अर्थव्यवस्था है 60 के दशक में, है ना, इस सिद्धांत को, ठीक है ना, विकसित देश भी विकासशील देश भी। लेकिन देखा गया उसी दशक में कि कुछ ऐसा अर्थव्यवस्था था जहां पर मुद्रास्फीति तो है, ठीक है ना, और साथ में बेरोजगारी भी बढ़ रहा है, भ्रम का स्थिति उत्पन्न हो गया, है ना। अधिकांश जगह ही सफल था कि मुद्रास्फीति बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो रोजगार बढ़ रहा है, ठीक है ना।
और मुद्रास्फीति जहां कम रह रहा है वहां रोजगार घट रहा है। लेकिन कुछ देश में ऐसा देखा गया कि मुद्रास्फीति तो बढ़ रहा है, रोजगार का संख्या भी घट रहा है, मतलब बेरोजगारी की दर में वृद्धि हो रहा है, घटोतरी, बेरोजगारी का दर बढ़ रहा है, रोजगार का दर घट रहा है। ऐसा स्थिति में हुआ कि ये जो सिद्धांत है ये हर जगह लागू नहीं होता है। तब अमेरिका का 2 अर्थशास्त्री ना, ये 2 अर्थशास्त्री जो है उसमें से एक का नाम जो था अब देखो 70 के दशक में 2 अमेरिकन अर्थशास्त्री, एक है मिल्टन फ्रीडमैन, है ना, मिल्टन फ्रीडमैन, और दूसरा एडमंड फिलिप्स। ये जो इनका जो था ट्रेड ऑफ, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में जो ट्रेड ऑफ का जो संबंध था जिसका व्याख्या हम किए, ठीक है ना, वो जो है वो सब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म में उसका है कि शॉर्ट टर्म में मुद्रास्फीति बढ़ेगा, जिसे दाम बढ़ रहा है, तो दाम बढ़ रहा है तो कोई भी फैक्ट्री जो है, कोई भी इंडस्ट्री जो है उसका उत्पादन को बढ़ाना चाहेगा, जब उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार तो मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज संभव नहीं है। इसके बारे में चुनौती देते हुए कहा, ये 2 वैज्ञानिक था, मिल्टन फ्रीडमैन और एडमंड फिलिप्स, 70 के दशक में। वो बोले कि ये अल्पकाल का जो ट्रेड ऑफ का संबंध है वो अल्पकाल के लिए, दीर्घ काल में क्या होता है कि जब मुद्रास्फीति बढ़ता है, ठीक है ना, और लंबा समय तक मुद्रास्फीति रहेगा, तो जो काम करने वाला जो रोजगार लोग है, जो एम्प्लॉय लोग है, उन लोग भी अपना पेमेंट बढ़ाने के लिए रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि दाम जब बढ़ेगा तो लोग अभी खर्चा नहीं चलेगा, तो उन लोग अपना पेमेंट बढ़ाने के लिए बोलेगा। तो जो पूर्ण रोजगार का स्थिति आया था उसमें कुछ न कुछ कटौती होना स्टार्ट होगा ना। उसका मान लो कि खर्चा नहीं चल रहा है, वेतन कम मिल रहा है, कितना दिन काम करेगा, हाँ, तो ऐसा स्थिति में कुछ न कुछ उसमें से छोड़ेगा। ये जो पूर्ण रोजगार का स्थिति से जो थोड़ा सा कम होता है, इसको रोजगार का प्राकृतिक दर कहा जाता है ना, ठीक है ना, ये है रोजगार का प्राकृतिक दर, ठीक है ना। माने उच्च मुद्रास्फीति होगा, उच्च वेतनमान होगा ना, जब उच्च वेतनमान का डिमांड होगा तो कुछ ना कुछ बेरोजगारी आएगा, तो जो पूर्ण रोजगार से कुछ कम हुआ उसी को प्राकृतिक दर कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखो प्राकृतिक दर जो है बेरोजगारी का या मुद्रास्फीति का जो प्राकृतिक दर है, उससे बेरोजगारी जो है वो थोड़ा सा नीचे जाता है ना, हाँ? बेरोजगारी है वो थोड़ा सा नीचे जाता है, ठीक है ना। इसको कहा जाता है पूरा जाकर के नीरू कहा जाता है ना। ये नीरू क्या चीज समझ रहे, त्वरित बेरोजगारी मुद्रास्फीति है ना, त्वरित बेरोजगारी मुद्रास्फीति, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट, इसी को नीरू। एन से हुआ नॉन, ए से हुआ एक्सेलरेटिंग, आई से हुआ इन्फ्लेशन, आर से हुआ रेट, है ना, ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डी से हुआ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसी को नीरू कहा जाता है। मतलब कि जो प्राकृतिक दर था पूर्ण रोजगार वाला, है ना, उससे थोड़ा सा नीचे बेरोजगारी रहेगा, है ना। ये बेरोजगारी इसलिए रहेगा कि लॉन्ग टर्म में जब मुद्रास्फीति एक फिक्स हो गया उसमें वृद्धि नहीं होगा, तो जो जड़ पर बेरोजगारी जो है स्थिर हो गया है वही बना हुआ रहेगा जब तक कि अदर कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है ना। इसी में मार्केट रहता है, ठीक है, यही है, हो गया।